हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के हिंदी से चैप्टर 3 जिसका शीर्षक है बिस्कोहर की माटी। इस वीडियो में प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। पाठ का पहला प्रश्न है, कोइयाँ किसे कहते हैं और उसकी क्या विशेषताएं हैं। इसका उत्तर इस तरह से होगा, कोइयाँ ताल तालाब में उगने वाला एक प्रकार का जल पुष्प है। बरसात के समय में जहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है वहाँ पर इस प्रकार की बेलें यानी लत्तर स्वतः उग जाती है, जिसमें सिंघाड़े का पौधा, कुमुद, कोको बेली आदि होता है। यह लेखक के गांव में विशेष रूप से अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जो इस प्रकार हैं। इसे उगाने के लिए परिश्रम नहीं करना पड़ता, यह स्वतः अपने आप उग जाता है। चांदनी रात में यह दूधिया रंग का दिखता है और आकर्षक प्रतीत होता है, बहुत आकर्षक लगता है। इसकी जो गंध है, जो स्मेल है, वो अत्यंत मादक होती है। यह शरद ऋतु में माने जाड़े के दिन में बहुत मात्रा में पाया जाता है। विशेष रूप से यह पुष्प ग्रामीण क्षेत्रों में पाया जाता है। यह प्रकृति को चार चांद लगा देता है। जो बच्चे का माँ का दूध पीना सिर्फ दूध पीना नहीं है, माँ से बच्चे के सारे संबंधों का जीवन चरित्र होता है। उत्तर इस तरह से होगा, बच्चा का जन्म, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसे माँ के दूध के अलावा और कुछ नहीं दिया जाता। माँ का दूध उसको जीवन प्रदान करती है। माँ अपने दूध के माध्यम से उसे अमृत देती है, उसे जीवन प्रदान करती है, जो बालक के विकास के लिए बहुत ही अहम है, महत्वपूर्ण है। यह केवल दूध नहीं है, बल्कि वह अपने संस्कार और जीवन भर के एक दूसरे के साथ देने वाला संबंध जोड़ती है। बच्चे के द्वारा माँ को चोट पहुँचाने, दांत काटने आदि पर माँ उसे प्यार करती है, उसे अपने सीने से चिपका कर रखती है। यह सभी कष्ट बच्चे के साथ माँ के संबंध को और मजबूत बनाता है, प्रगाढ़ बनाता है। विश्वनाथ पर क्या अत्याचार हो गया? इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा, पाठ के आधार पर विश्वनाथ ने स्वयं पर हुए अत्याचार को व्यक्त किया है। वह अभी दूध पीने की अवस्था में ही था कि उसके छोटे भाई का जन्म हो गया। इसके बाद उसे कई प्रकार की अपेक्षाओं का सामना करना पड़ा, जैसे उसके दूध पर अब छोटे भाई का अधिकार हो गया था। उसका लालन पालन अब माँ की जगह धाय माँ दाई करने लगी थी और उसके साथ ही चटाई पर सोना पड़ता था। यह सभी अचानक आए परिवर्तन से उसे अत्याचार मालूम, मतलब उसे लगता था कि अत्याचार हो रहा है, उसके अधिकार में सेंध लग चुका है, यानी कोई और घुस गया है। उसका अधिकार उसे छीनकर छोटे भाई को दे दिया गया था। गर्मी और लू से बचने के उपायों का विवरण दीजिए। क्या आप भी उन उपायों से परिचित हैं? उत्तर इस तरह से होगा, गर्मी तथा लू से बचने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में, गांवों में प्याज शरबत, कच्चे आम का पन्ना, कूचा या चटनी आदि का प्रयोग किया जाता है। गुड़ चना विशेष रूप से ग्रामीण परिवेश में प्रचलन है। यह सभी गर्मी तथा लू से बचाने में कारागार साधन गांव में माना जाता है। आज भी ग्रामीण परिवेश के लोग इन सभी का प्रयोग करते हैं। वह कहीं भी यात्रा पर निकलते हैं तो अपने साथ इन सामानों को भी बांध कर ले जाते हैं। इन सभी साधनों का प्रयोग मैंने भी आरंभिक जीवन में किया था, क्योंकि मेरी पृष्ठभूमि भी ग्रामीण क्षेत्र से है। इसलिए इन सभी संसाधनों से मैं भली भांति परिचित हूँ और प्रयोग भी करता हूँ। प्रश्न है, लेखक विश्वनाथ किन आधारों पर अपनी माँ की तुलना बतख से की? लेखक विश्वनाथ ने दिलशाद गार्डन में एक बतख माता को देखा जिसने अपने अंडों को बड़े ही सुरक्षात्मक ढंग तथा कोमलता के भाव से ढक कर रखा था। वह स्वयं कष्ट सहते हुए भी सभी अंडों को सुरक्षित कर रही थी तथा उसकी दृष्टि आने वाले संभावित खतरे से ऊपर जमी हुई थी। वह अपनी आंखें आसमान में जमाई हुई थी, कहीं से कोई कौवा उसके अंडों को क्षति न पहुंचाए, हानि न पहुंचाए। इस प्रकार माँ भी अपने बच्चों को प्यार करती है तथा उसका संरक्षण करती है। कभी कभी गुस्सा आने पर उसकी पिटाई करती है, यह ध्यान रखते हुए कि उसकी पिटाई से कहीं कोई उसको नुकसान न हो जाए, अधिक चोट न लगे। उसका डांट भी उसके परिवरिश का एक अंग होता है। लेखक को इस दृश्य के बाद अपनी माँ तथा बतख माँ में समानता नजर आती है। प्रश्न, बिस्कोहर में हुई बरसात का जो वर्णन विश्वनाथ ने किया है उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर इस तरह से है, बरसात पृथ्वी पर खुशियां लेकर आती है और चारों ओर खुशहाली छा जाती है। प्रकृति का हृदय खुशी से नाच उठता है। वही मनुष्य भी बरसात के दिनों में प्रसन्न भाव से कार्य करता है और बरसात का आनंद जहां शहरी क्षेत्रों के लोग खुलकर ले पाते हैं, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में
कुछ समस्याओं को लेकर आती है, जैसे आवागमन के साधन ठप हो जाता है, व्यक्ति एक जगह स्थिर होकर बरसात के दिनों में रहता है। बिस्कोहर की बरसात का वर्णन करते हुए विश्वनाथ कहते हैं, यहाँ तो बादल गरजते हुए आते हैं, बिजली ऐसे कड़कती है जैसे आंखें चौंधिया जाए। इन सभी के बीच प्रकृति ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो संगीत की महफिल जमी हो। बादल इधर उधर उड़ते फिरते हैं और बरसात करते हैं। तेज हवाएं चलती है, कभी बरसात रुकती है तो कभी एकाएक बरस पड़ती है। यह सभी दृश्य मन को सुखद अनुभूति देती है। प्रकृति जहाँ शीतल होती है, धरती की प्यास बुझती है, वहीं कीड़े मकोड़े जमीन छोड़कर मानव के घर में घुस जाते हैं। चींटियां, सांप, बिच्छू आदि जमीन के अंदर ताप को सहन नहीं कर पाते और निकलकर इधर उधर भागते फिरते। चारों तरफ कीचड़ का माहौल हो जाता है। यह बरसात कई बार लोगों के घर को भी बैठा देती है। खेत खलिहान सभी पानी से लबालब भर जाते हैं। मैदानों में मेढक आदि की आवाज गूंजती है। प्रश्न है, फूल केवल गंध नहीं देते, दवा भी करते हैं, कैसे? इस प्रश्न का उत्तर है, फूल केवल गंध नहीं देते बल्कि वह औषधि के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में इसका उपयोग जग जाहिर है, सब लोग जानते हैं। वहाँ के लोग अंग्रेजी दवा खाने के बजाय प्राकृतिक औषधि का प्रयोग करना पसंद करते हैं और काफ़ी हद तक यह उपचार कारगर भी सिद्ध हुआ है। जैसे गुलहड़ बैर के फूल, आम के फूल और नीम के फूल आदि का विशेष महत्व है। इसका संबंध देवी देवता से भी जोड़ा जाता है। वहीं भूत पिचास, चुड़ैल आदि से भी जोड़ा जाता है। माना जाता है कि गुलहड़ के फूल पर देवी देवता का वास होता है। नीम के फूल तथा पत्ते अनेक रोगों के लिए कारगर है। इसका लेप लगाने से खतरनाक बैक्टीरिया समाप्त हो जाता है तथा चेचक के रोग में लाभकारी सिद्ध होता है। बेर के फूल का प्रयोग मुख्य रूप से ततैया के विष को दूर करने के लिए किया जाता है। आम के फूल का भी प्रयोग विभिन्न रोगों में किया जाता है। इसका प्रयोग दवा बनाने के लिए भी किया जाता है। प्रश्न है, प्राकृतिक सजीव नारी बन गई। इस कथन के संदर्भ में लेखक की प्राकृतिक नारी और सौंदर्य संबंधी मान्यताएं स्पष्ट कीजिए। उत्तर इस तरह से होगा, लेखक प्राकृतिक प्रेमी था। यह पाठ उसके प्राकृतिक प्रेम की अभिव्यक्ति करता है। जब वह अपने रिश्तेदार के घर गए थे तो वहां अपने आयु की एक महिला को देखा जिसके अद्भुत सौंदर्य पर वह रीझ गए थे। उस नव युवती का अनुपम सौंदर्य लेखक के हृदय में बस गया था। उन्होंने अपने गांव में जो प्रकृति का अनुपम सौंदर्य देखा था, प्रकृति के दिव्य छटा को जो उन्होंने अपने हृदय में बसा रखा था, वह सभी रूप सिमटकर इस नवयुवती में आ गया था। वह हृदय से उस नवयुवती के प्रति आकर्षित हुए। यह रूप मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे प्रकृतिक सजीव रूप से नारी में उतर आई है। इससे स्पष्ट होता है कि लेखक प्रकृतिक तथा नारी सौंदर्य को एक ही दृष्टिकोण से देखा करते थे। ऐसी कौन सी स्मृति है जिसके साथ लेखक को मृत्यु का बहुत अजीब तौर से जुड़ा हुआ मिलता है? उत्तर इस तरह से होगा, किसी भी सुख के साथ दुख का जुड़ा होना इस प्रकृति और संसार का नियम है। जहाँ सुख है वहाँ दुख भी है। लेखक प्रकृतिक तथा सौंदर्य प्रेमी था। उसे प्रकृति के नेचर की समस्त छठा एक युवती में प्रतीत हुई, एक युवती के अंदर महसूस हुई, मानो सौंदर्य साक्षात इस नवयुवती में सिमट कर आ गई हो। यथार्थ वह नवयुवती साक्षात सौंदर्य की प्रतिमूर्ति हो। मगर उस युवती के वस्त्र परिधान आदि से स्पष्ट हुए कि वह कितने दुखों के साथ घिरी हुई है। तो लेखक को एक अजीब सी अनुभूति हुई। जिस सौंदर्य की प्रतिमूर्ति के साथ इतने लगाव के साथ जुड़े थे, वह अपना जीवन निराशा और पति के वियोग में जी रही थी। इस स्मृति ने लेखक को भीतर से झकझोर दिया था।